ओके, ठीक है, अब होने लगे ना, अब डाउट कम आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कर दिया ऑन रिकॉर्डिंग राज, अभी किया जस्ट। अभी देखो पॉइंटर सही दिख रहा है ना? नहीं यार, उस पे पॉइंटर की दिक्कत आती है, इस पे थोड़ा सा आज ट्राई करते हैं, पॉइंटर इस पे सही दिख रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम तक कर लिया था ना। सिंपल पेंडुलम में हमने देख लिया था कि अगर कोई ऐसे पार्टिकल है एल लेंथ के स्ट्रिंग से अटैच करके अगर हम उसको ऑसिलेट कराएं और थीटा इज वेरी स्मॉल, डाउट आज करना है क्या? तुम लोग वेडनेसडे बोले थे ना? अच्छा, वो पुराने टाइम टेबल के हिसाब से बोला था। हाँ, डाउट कर लेते हैं पहले। हाँ, डाउट ही कर लेते हैं। ठीक है, पहले डाउट करते हैं, चलो। चलो बताना शुरू करो डाउट। प्रथम जो भी डाउट है अभी, इससे मॉड्यूल की अगर डाउट है तो पूछ लो अभी ना। हाँ, कल्पेश वेडनेसडे को बोला था, जब मंडे और वेडनेसडे सेकंड क्लास वेडनेसडे को होती है उस हिसाब से, बट अभी टाइम टेबल चेंज हुआ है ना। इंटेक्स 3 का ना, इंटेक्स 3 का 5th। ठीक है, 5th भी बोला कोई ना, 1 मिनट। हाँ, इंटेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नैनेस देखते हैं ना, पहले इंटेक्स हो जाने दो 1 मिनट। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम along x axis with amplitude 4 centimeter and time period this minimum time taken to particle from move from x equal to +2 to +4। अब चवन गिरा गिरा के पीटूंगा ऐसे डाउट पूछेगा तो। a/2 से a तक जाने का टाइम नहीं पता है? a/2 से a तक जाने का टाइम कितनी बार बताना पड़ेगा? t/6 होता है। t दिया, t/6 लगा दे। चवन किस दिन के लिए पढ़ा था? अप्लाई करने के लिए ना, तो पता है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। +2 से +4 तक जाने का टाइम बताना है। अब चवन +2 से +4 जाने का टाइम बताना है, मतलब क्या बताना है? 4 हमारा एम्पलीट्यूड है, a/2 से a तक का टाइम बताना है ना, और टाइम पीरियड गिवन है। चवन हो जाएगा। इंटेक्स 3 में ही बोल रहा है ना चवन। तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ ना, इंटेक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 5 ही तो बताया भाई। इंटेक्स 3, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो 2 है। अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ आज। हाँ हाँ, चवन को बेकार में इतना सुना दिया। अरे यार चवन, मैं 2 खोल के बैठा था। हाँ हाँ, ओके, चलो फिर से पढ़ता हूँ।
लग तो रहा है यार, सोया नहीं मैं आज, एचसी वर्मा सॉल्व कर रहा था मैं भी। इन द फिगर, two masses m and m are connected to a very light rigid bar and are attached to a ideal spring of spring constant. This the system is set into oscillation with amplitude चलो देखो फिफ्थ वाले में देखो क्या बोला गया है कि ऐसे एक स्प्रिंग ली गई है और इससे एक मास अटैच किया गया है स्मॉल m, फिर इससे एक रॉड अटैच है और रॉड से फिर कैपिटल M मास अटैच है। स्मॉल m का मास दिया हुआ है 12.8 kg और कैपिटल M का वैल्यू है 16 kg। अब देखो यहाँ पे बीच में अगर रॉड अटैच है ना, अगर यहाँ पे रॉड अटैच है तो ये पूरा का पूरा एक मास की तरह बिहेव करेगा ना, कैपिटल M और स्मॉल m सब एक साथ ही जाएंगे ना हमेशा। तो शुरू में आप टाइम पीरियड कितना बोलोगे, 2 पाई अंडर रूट m+m/k। शुरू में अगर आपको k निकालना होगा तो k इक्वल टू क्या करोगे, m+m इंटू ओमेगा स्क्वायर ना। k स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, मास दिया तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा ना, समझ आ रहा है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, देखो एक चीज ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे भी मास ऐड होगा या रिमूव होगा हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना रहेगा और के पता रहेगा, एम चेंज होगा तो उससे ओमेगा चेंज होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, ओमेगा वगैरह निकालना है और सॉल्व करना रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, एट द इंस्टेंट व्हेन एक्सीलरेशन इज एट इट्स मैक्सिमम ना, 1 मिनट ना, जब उस और उसको ऑसिलेट कराया गया, एम्पलीट्यूड भी दे दिया गया हमें 78 सेंटीमीटर। फिर जब उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम था, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम होता है, एक्सीलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है बच्चों, एक्सट्रीम पर ना, मतलब ये एक्सट्रीम पे जब था ना, जब ये एक्सट्रीम पे था स्मॉल m वाला, उस टाइम पे कैपिटल M वाला हट गया, इनके बीच का रॉड उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गया। तो उस टाइम पे इनकी कोई वेलोसिटी थी, एक्सट्रीम पे कोई वेलोसिटी थी नहीं। तो जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा ये अपनी जगह रखा रह जाएगा ना, इसकी स्पीड 0 है और ये वाला स्प्रिंग से अटैच है ना, तो ये फिर इधर को चलना शुरू करेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इसकी भी स्पीड क्या रहेगी, शुरू में दोनों का स्पीड 0 था ना, और मोमेंटम कंजर्वेशन से बाद में भी क्या होगा, कैपिटल M तो वहीं रखा रह जाएगा, तो बाद में भी उसकी स्पीड क्या आएगी, 0। तो अब हमें बताना है अब नया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा ना, नया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है। तो अब देखो यहाँ पर जो भी एम्पलीट्यूड था उसके करस्पॉन्डिंग कोई काइनेटिक एनर्जी है अभी शुरू में, शुरू में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी ना जब ये एक्सट्रीम पे था, सारी एनर्जी पोटेंशियल वाली है ना। अब जब ये वाला मास केवल आएगा स्प्रिंग की तरफ और फिर वो मीन पोजीशन क्रॉस करके कहीं इधर आ जाएगा, तो जितना ये इधर आएगा वही नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर, बाद में कितनी हो जाएगी, जब वो दूसरे साइड में निकल जाएगा तो ए डैश का स्क्वायर ना, जब वो दूसरे साइड के एक्सट्रीम पे निकल जाएगा तो नया एम्पलीट्यूड अगर ए डैश है तो यही बोलोगे ना, हाफ के ए डैश का स्क्वायर। काइनेटिक दोनों एक्सट्रीम पे 0 ही होगा तो नया ए डैश फिर से क्या आएगा, वही ए ही आएगा।
समझ आ रहा है बच्चों? मास हम चेंज कर भी देंगे तो भी अगर एम्पलीट्यूड पे चेंज किया है, एक्सट्रीम पे चेंज किया है ना, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी फिर से दूसरे साइड में पोटेंशियल में ही कन्वर्ट होनी है, तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ श्रेयस, सोच सकते हैं। आयुष देखो यहाँ पे बस इतना सोचो कि शुरू में यहाँ पर ये रुका हुआ था, तो इसमें स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल ना। अब ये मास हट गया, अब ये इधर आएगा जब, तो काइनेटिक वाला गेन करता जाएगा, फिर मीन पोजीशन क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाएगा, तो मीन पोजीशन के उधर जब चला जाएगा तो जितना वो उधर गया वही नया एम्पलीट्यूड होगा ना। नया एम्पलीट्यूड पे फिर से एनर्जी कौन सी हो जाएगी? दूसरे साइड निकल के जाने के बाद नए एम्पलीट्यूड पे नई एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल। तो नई पोटेंशियल लिखा, इनिशियल पोटेंशियल, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, तो एनर्जी कंजर्व करा दिया तो इससे ये आ गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट बताओ। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे भाई बीच में रुकना भी पड़ता है बोलते हुए, जब नोट कर रहा है तो क्या ही बोलूं। चले नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट कौन सा करना है? सेवेंथ। यार अभी विश्वराज यही करने दे, डार्क मोड इसमें मैंने ट्राई नहीं किया है। सिक्स भी है। सिक्स देखे क्या है? A 2 kg object is attached to an ideal massless spring of spring constant this and is at rest on a frictionless horizontal table. The spring is aligned along the x-axis and fixed to a peg in the table. Suddenly, mass is struck by another 2 kg object traveling along the x-axis with this. फिर से देखो इसमें यही टाइप का क्वेश्चन है
एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन, वो मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसमें ये है कि कोई 2 kg का मास है, ये मास कुछ 2 kg का है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रेस्ट पे रखा हुआ है ब्लॉक ना। स्प्रिंग इज अलाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग, और कोई पैक पे मतलब कहीं वॉल पे अटैच कर दिया। फिर सडनली दिस मास इज स्ट्रक बाय अनदर 2 kg मास। नहीं, अब इसमें क्या हुआ, कोई इधर से एक मास आ रहा था जो कि आइडेंटिकल था 2 kg का, और कितनी स्पीड से आ रहा था, 3 मीटर पर सेकेंड से, और आकर के वो इससे चिपक जाता है ना, आके टकराएगा, और टकराने के बाद यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, टोटल 2m, mm 2m बन जाएगा ना। और टकराने के बाद नई स्पीड कितनी आ जाएगी, मान लो v1। तो क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं, टकराने के बाद नई स्पीड क्या होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना। इनिशियल मोमेंटम दोनों को सिस्टम पकड़े, तो इनिशियल मोमेंटम है m×3, और दूसरा वाला रेस्ट पर है, बाद में 2m×v1, तो v1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2 ना। अब वो इतनी स्पीड से चलना शुरू करेगा, और बाद में जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी ना। तो एम्पलीट्यूड पे पहुंचने के बाद आप बोल सकते हो हाफ एम, एम मतलब 2m इंटू v1 का स्क्वायर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नए पोटेंशियल में। पोटेंशियल में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड के बराबर एक्स हो जाएगा ना, तो इससे ए की जो वैल्यू आएगी वही हमारा नया एम्पलीट्यूड होगा। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ। हो जाएगा 6 वाला ना। और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए क्या करोगे, टाइम पीरियड के लिए 2 पाई अंडर रूट, नया मास 2m है, के तो चेंज होगा नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही रहेगा, स्प्रिंग सेम है ना, तो टाइम पीरियड निकाल लोगे इससे। 7th, बाकी लोग देख लो बताना है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर। 9th, 9th कुछ ऐसा इलस्ट्रेशन में भी था ना सर। 14th है ऐसा। ठीक है, चलो 9th कर लेते हैं, तो उससे वो भी हो जाएगा ना। 7th बता दूं। 1 मिनट रुकना। एक मिनट रुक जाना जरा सी, मेरे को सेटिंग करनी है।
यार ये जूम में पता है मैंने मीटिंग कंट्रोल हटा दिया, हाइड किया, तो वो कहाँ से आएगा वो जो मीटिंग कंट्रोल फ्लोट करता रहता है। अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है इसका जूम का। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी आया क्या? यार ये मीटिंग कंट्रोल ही चला गया, कहाँ चला गया आपको हाइड करने के बाद? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत आएगी तब फिर से या तो करेंगे लॉगिन। ठीक है, तो पहले 6 वाला करना है। 6 क्लियर करना है क्या डिस्कस? ठीक है, 7 करते हैं अब। 7 में देखो क्या बोला गया है। A man of mass 50 kg stands on a horizontal platform of spring balance ठीक है, the platform oscillates with an amplitude this and frequency this. Reading of the spring balance will fluctuate between, देखो ये बोला जा रहा है कोई स्प्रिंग बैलेंस है ना। स्प्रिंग बैलेंस मतलब अंदर स्प्रिंग लगी होगी, मैं उसको ऐसे बाहर दिखा दे रहा हूँ और इस पे कोई आदमी खड़ा है ना, कोई आदमी खड़ा है और ये ऑसिलेट कर रहा है। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, स्प्रिंग में जो टेंशन आता है वो रीड करता है ना। स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, जो स्प्रिंग में टेंशन आएगा वही रीड करता है ना। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो अब देखो आपको बोला जा रहा है कि वो रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होगा। रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होगा मतलब टेंशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। टेंशन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होगी ये बताना है। ठीक है, तो अब इसको बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको देखो ये पता है कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तब ज्यादा टेंशन आएगा या नीचे जा रहा होगा तब। लिफ्ट वाला केस याद करो, लिफ्ट में अगर कोई आदमी खड़ा है, ऊपर जा रहा होगा तब ज्यादा नॉर्मल आता है या नीचे जाने पे नॉर्मल ज्यादा आता है। जब वो ऊपर जा रहा होता है तो नॉर्मल क्या होता है, mg+a हो जाता है ना। और नीचे आने के टाइम पर, ये ऊपर जाने के टाइम पर है ना, नीचे आने के टाइम पे ये हो जाता है कि नहीं। तो प्लेटफॉर्म भी क्या है, एक तरह से लिफ्ट ही है ना, ये सरफेस है, वो भी एक सरफेस है। तो यहाँ का नॉर्मल जब ज्यादा होगा, ये नॉर्मल कहाँ से आएगा, वही प्लेटफॉर्म के थ्रू ही फोर्स लग रहा है ना। अबे पांडा 2 मिनट शांत रहे। ये मासलेस है ना, ये मासलेस है, तो इसका मतलब यहाँ से जो kx लगेगा वही नॉर्मल के बराबर होगा ना। प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आदमी पे ऊपर को n लगाएगा, आदमी प्लेटफॉर्म पे नीचे को n लगाएगा, और नीचे से kx आ रहा है। अगर ये मासलेस है, प्लेटफॉर्म मासलेस है, तो kx और n इक्वल होने चाहिए ना, तभी ना नेट फोर्स जीरो होगा। मासलेस प्लेटफॉर्म पे हमेशा नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो। तो आपको एक तरह से n की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। जो n की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी स्प्रिंग बैलेंस की हो जाएगी। n की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये जब ऊपर जा रहा होगा तभी n बढ़ेगा, और जब a मैक्सिमम होगा तभी n मैक्सिमम होगा ना। ये समझ आ रहा है बच्चों। ऊपर जाने के टाइम पर जब a की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी n मैक्सिमम होगा ना। a मैक्सिमम कहां पर होता है, a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर a। और हमें पता है k बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर। आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। फ्रीक्वेंसी दी है तो आप ओमेगा निकाल लोगे, इसकी जरूरत नहीं है ना। k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर की जरूरत नहीं है। ओमेगा निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ए भी दिया है क्वेश्चन में, ये भी दिया हुआ है ना। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखोगे, ए की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर वो यहाँ रख दोगे तो एन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ रखोगे, ये जितना ज्यादा रखोगे एन उतना कम आएगा ना। मिनिमम के टाइम में ए जितना ज्यादा होगा उतना एन कम होगा। मिनिमम कब होगा, जब वो नीचे आ रहा होगा। ऑसिलेट करते हुए क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा ना, ऐसे चल रहा होगा। हो जाएगा 7, समझ आ रहा है कुछ। नेक्स्ट चलें क्या। नेक्स्ट अब 9th वाला था ना। चलो 9th करते हैं। 9th में देखो क्या बोला हुआ है, a particle of mass m is attached to three identical spring A, B, C, each of force constant K. If m is pushed slightly against the spring A and released, then time period of oscillation। हाँ, आपको देखो 3 स्प्रिंग लगा के दिए हुए हैं। हाँ सेम ही है प्रथम से।
यहाँ पे देखो 3 स्प्रिंग लगे हैं, यहाँ एक पार्टिकल से 3 स्प्रिंग लगे हैं ना, ये एंगल हमारा 90 डिग्री दिया है, तो ये सिमेट्री से अब आप निकाल सकते हो। बाकी बचा 270 को आधा आधा कर दो तो 135, 135 सही है। स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब आपको बोला गया कि अगर मैं इसको स्लाइटली नीचे को डिस्प्लेस कर दूं, कुछ एक्स और छोड़ दूं, तो ये यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट करेगा और टाइम पीरियड निकालना है। और क्वेश्चन में ये एक्स बहुत छोटा होगा ना, एक्स अगर बहुत छोटा होगा तो आप मानोगे ये सारे एंगल सेम बने हुए हैं ना, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। हल्का सा चेंज आया 90 में, डी थीटा चेंज हुआ तो उसको आप सेम ही मानोगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक कॉन्सेप्ट, कि अगर कभी भी कोई स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर आप इसको इसके 90 डिग्री पे स्लाइटली डिस्प्लेस कराओगे ना, तो जैसे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और वो इधर को डीएक्स गया, तो डीएक्स जाने से क्या ये लेंथ चेंज हो जाएगी, जो ये रेडियस होगा वही ये होगा ना। स्प्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर अगर आप चलोगे तो कोई इलॉन्गेशन नहीं आएगा ना, स्प्रिंग में अभी इलॉन्गेशन 0 आएगा ना। अगर इसमें एक्स इलॉन्गेशन है, आप डीएक्स इसको ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे, लेकिन अगर आप स्प्रिंग के लेंथ के लॉन्ग ले गए, ऐसे अगर डीएक्स ले जाओगे स्प्रिंग के लेंथ के लॉन्ग, तो इलॉन्गेशन कितना बोलोगे, डीएक्स के बराबर। लेंथ के लॉन्ग जितना स्प्रिंग में पार्टिकल चलेगा उतना यहाँ पे स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आएगा। ये बात समझ आ रही है। स्प्रिंग के लेंथ के जब एलोंग चलोगे तो वहां पर आपको इलॉन्गेशन मिलेगा ना, परपेंडिकुलर चलने से इलॉन्गेशन 0 मिलेगा। और अगर अगर आप मान लो कोई एंगल पे चलते हो, ऐसे डीएक्स गए स्प्रिंग के लेंथ से थीटा एंगल पर, तो इलॉन्गेशन कितना आएगा, ना डीएक्स का इधर कंपोनेंट आएगा डीएक्स कॉस थीटा और इधर आएगा डीएक्स साइन थीटा, तो इसके वजह से इलॉन्गेशन आएगा ना डीएक्स कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है कि अगर कभी भी हम किसी पार्टिकल को डीएक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं स्प्रिंग के लेंथ के अलोंग, तो इलॉन्गेशन आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो इलॉन्गेशन नहीं आएगा ना। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो ना, इतना वाला पार्ट पहले नोट कर लो, ये जो डीएक्स वाला समझाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, ये रब करने जा रहा हूँ, फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर। हाँ क्लास वाली कॉपी में कर लो।
हो गया नोट? अब 5 मिनट रुको, 2 लाइन लिखने के लिए 5 मिनट थोड़ी रुकेंगे। तुम फोटो ले लो। होमवर्क खाते खाते पढ़ाई कर रहे हो क्या लग रहा है? अब तो कल्पेश ने भी लिख लिया, अब तो चांस ही नहीं है रुकने का। कल्पेश तो लिखने के बाद अब ये रुक ही नहीं सकते हैं। पावर पॉइंटर्स रहे से पावर पॉइंट। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या था, 9th वाले में ऐसे दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको हल्का सा एक्स इधर ले जाता हूँ, अगर मैं इसको एक्स नीचे ले जाऊंगा तो ये वाला तो एक्स कंप्रेस होगा, है ये एक्स कंप्रेस होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इलोंगेट होंगे या कंप्रेस होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, आयुष घर पे है तो चलता है इतना। ये दोनों इलोंगेट होंगे ना, कितना इलोंगेट हो जाएंगे, ये दोनों कितना इलोंगेट हो जाएंगे? हमें इसका देखना है, ये स्प्रिंग के लेंथ के लॉन्ग कितना गया। अगर हमें इसका इलोंगेशन चाहिए तो हम इसके लॉन्ग वाला लेंथ देखेंगे ना। ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है ना, ये 45 है, टोटल 90 था। तो इस x का इधर कंपोनेंट देखोगे, x cos 45 ना, अगर कोई भी x इधर है और हमें उसका इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट देखना है, तो उस लाइन के लॉन्ग थीटा एंगल बन रहा है, तो उधर कितना आएगा, x cos थीटा। ना ये वेक्टर में इसीलिए सिखाया हुआ है ना, कोई भी लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है तो हम सीधे क्या बोलेंगे, x cos थीटा। तो ये इलोंगेट हुआ है, कितना इलोंगेट हुआ, x cos थीटा। सेम वे में इसका भी निकालोगे तो ये भी कितना उससे एंगल बना रहा है, 45। ये 45 है ना अपोजिट एंगल, ये अपोजिट है तो वो भी नहीं होगा, तो ये भी कितना इलोंगेट होगा, x cos 45। समझ आ रहा है बच्चों? तो अगर मैं इस पार्टिकल पे फोर्सेस दिखाऊं, अगर ये वाली स्प्रिंग इलोंगेट हुई है ना, ये स्प्रिंग इलोंगेट हुई है, तो ये अपनी तरफ को फोर्स लगा रही होगी, कितना फोर्स लगा रही होगी, k इंटू एक्स कॉस 45। ये अपनी तरफ को फोर्स लगा रही होगी के एक्स कॉस 45। और ये वाली कंप्रेस हुई है, ये कंप्रेस हुई है तो ये ऊपर को फोर्स लगा रही होगी के एक्स। समझ आ रहा है यहाँ तक सभी को? अब देखो ये एंगल टोटल 90 डिग्री है ना, ये हमारा 45 है, ये 45। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमने एक्स नीचे को डिस्प्लेस किया तो एक्स के लॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है। अब देखो ये जो के एक्स कॉस 45 है, इनके आप इधर को कंपोनेंट लोगे और इधर को लोगे। इस के एक्स कॉस 45 को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर को एक के एक्स लग रहा है और एक इधर के एक्स कॉस 45 का रिजॉल्व करके आएगा, तो कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा के एक्स कॉस 45 इंटू साइन 45। नहीं नहीं, मैं पूरा करूंगा, ऐसे इधर वाले के एक्स कॉस 45 को रिजॉल्व करूंगा तो इधर 2 बार आ जाएगा ये ना, और इधर आ जाएगा के एक्स कॉस 45 इंटू साइन 45। तो ये दोनों कट जाएंगे ना आपस में, ये जो होगा टोटल रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स आ गया के एक्स प्लस 2 kx कॉस स्क्वायर 45। अब हो जाना चाहिए ना, कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू डाल दो,
तो एफ आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फिर टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का 52। थर्टी नाइन भी है। देखो ये जो 39 है, 39 में क्या है, कोई रबर रबर की स्ट्रिंग टाइप दी है ना, स्ट्रिंग कभी भी कंप्रेस करने पे फोर्स नहीं लगा पाएगी ना, स्लैक हो जाएगी, लॉन्गेट करने पे फोर्स लगाएगी। थर्टी नाइन में देखो क्या है, थर्टी नाइन में कुछ ऐसा दिया है, एक कार है और दोनों साइड से स्ट्रिंग लगी हुई है रबर। अब देखो जब ये इधर को एक्स जाएगा तो ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा के एक्स, लेकिन ये स्लैक पड़ जाएगा ना, स्लैक पड़ने पे इधर का फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? रबर की स्ट्रिंग है ना, रॉड नहीं है। और जब ये इधर को जाएगा, इधर को एक्स जाएगा तो ये स्लैक पड़ जाएगा ना, ये के एक्स लगाएगा। तो एट ए टाइम केवल एक ही फोर्स लग रहा है ना, के वाला, के एक्स ही लगेगा एट ए टाइम, या तो इधर का लगेगा या उधर का लगेगा। तो हर टाइम पे रीस्टोरिंग फोर्स इतना ही दिखेगा। तो आप उस हिसाब से टाइम पीरियड बता दोगे। हाँ, 2 पाई अंडर रूट m/k ही आएगा। फोर्टी थ्री अब। हाँ, एक टाइम पे कोई भी एक साइड जाएगी तो उस साइड का स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, दूसरा वाला स्ट्रिंग खींचेगा। जिधर को कार जाएगी उधर वाली स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। हाँ हाँ, यही रीजन है ना, कंप्रेस नहीं हो सकता है स्ट्रिंग ना, इलोंगेट ही हो सकता है। 43 देखते हैं। 43 में देखो बोला गया है, a ball of mass hangs from the spring of spring constant k. Ball oscillate with a time period t. If the ball is removed, the spring is shortened. तो स्प्रिंग कितनी छोटी हो जाएगी ना। आपको देखो ये पता है कि कोई भी स्प्रिंग है तो उसकी कुछ नेचुरल लेंथ होगी, ये कुछ उसकी नेचुरल लेंथ है। फिर इससे जब आप मास हैंग करते हो, जब आप मास हैंग करोगे तो क्या होगा, मास हैंग करते ही ये कुछ इलोंगेट हो जाएगा ना। कितना इलोंगेट हो जाएगा, एक्स नॉट। अब अगर आपने यहाँ पे इसको ऑसिलेट कराया, अगर आप इसको अब ऑसिलेट कराते हो तो यही इसका मीन पोजीशन है ना, इसी पोजीशन के अबाउट वो एक इसी पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट करेगा, ऊपर या नीचे जा रहा होगा ना। यही आपका मीन पोजीशन है ना, जहां पे फोर्स बैलेंस है। समझ आ रहा है बच्चों?
और जब आप इस मास को हटा दोगे तो फिर से स्प्रिंग कहाँ पे पहुंच जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी ना। पांडा जी, ये बोला जा रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कुछ एल है, और उससे जब हम एक मास हैंग करेंगे तो स्प्रिंग कुछ इलोंगेट हो जाएगी, यहाँ पे कहीं आके रुकी, तो ये हमारा मीन पोजीशन है ना, जहाँ पे फोर्स 0 है। और अगर मैं इसको फर्दर खींच के छोड़ूंगा तो ये यहाँ पे इसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगी। ठीक है। अब अगर मैं अब अगर मैं इस मास को हटा दूंगा तो ये वापस स्प्रिंग कहाँ पहुंच जाएगा, मास हटा दोगे तो वापस स्प्रिंग यहाँ आ जाएगा ना। तो स्प्रिंग कितनी छोटी हो जा रही है, एक्स नॉट छोटी हो गई ना, मास लगाने से एक्स नॉट बढ़ गई थी, मास हटाते ही वापस एक्स नॉट कम हो जाएगा। एक्स नॉट मतलब कितना, एम जी बाई के एक्स इक्वल टू एम जी करके एक्स नॉट बताना है ना। मास हटाने पे ये आ जाएगा। अब देखो आपको क्वेश्चन में एम नहीं दिया है, के नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है कि एम और के टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में आता है ना। एम और के हमें पता है टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में आता है, तो वहां से मैं निकाल के एम और के की वैल्यू डाल दूंगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना रहता है, 2 = 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो यहाँ एम बाई के आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ टी के टर्म में निकाल के डाल दूंगा। टाइम पीरियड दिया है, जब ओसिलेट कर रहा था तब हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। समझ आ रहा है बच्चों। अब एम बाई के की वैल्यू निकाल के ऊपर डाल दो ना, हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। प्रथम जो भी आ रहा होगा वही आंसर होगा ना, सही से सॉल्व कर लो। क्या बात है चमन, चमन ने तो मचा रखा है। 52। 52 देखते हैं। 47 भी है। अब 52 लिख दिया यार, पहले कर ले तो 52। अब पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विद टाइम पीरियड टी। 52 नहीं है, 47 ही करते हैं फिर। 47। 47 देखते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम oscillates in a car if the car accelerate with constant acceleration road frequency of oscillation will। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में जी का कोई इफेक्ट आता है क्या। हम स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं तो जी चेंज होने से कुछ चेंज आता है क्या यहाँ पर। मास टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पे और के पर ना। टाइम पीरियड इस पे डिपेंड करता है ना, मास और के पर, जी पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप कार को कोई लिफ्ट में डाल करके इसको ऊपर ले जा रहे हो या नीचे ले जा रहे हो या हॉरिजॉन्टल में ले जा रहे हो, हर एक में जी चेंज होगा ना, इफेक्टिव जी चेंज होगा, लेकिन एम और के तो चेंज हो नहीं रहा है, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। कुछ अलग दिया है क्या आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताओ। फिफ्टी। 50 देखते हैं।
50 में देखो क्या बोला गया है, a heavy brass spear is hung from a spiral spring and it executes vertical vibration with period t. Ball is now immersed in a non-viscous liquid with density this when set into the vertical. ठीक है, फिर से वही चीज है। अबे वर्टिकल लिक्विड में डाल दोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव जी चेंज हो जाएगा ना। एम और के पे डिपेंड करता है स्प्रिंग मास सिस्टम का। स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड एम और के पे चेंज डिपेंड करता है ना, टाइम जी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, कोई कांस्टेंट फोर्स आने से बस क्या होगा, मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा, मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा ना, टाइम पीरियड डिपेंड चेंज नहीं होगा ना। लिक्विड में डालने से क्या होगा, बस ऊपर को एक पॉइंट फोर्स आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम अगर पहले mg/k पे था तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं ना। 46 देखते हैं। हाँ, प्रथम करना ही पड़ता है यार, अब क्या करें। अब सुमिति, एक ही बार को कितनी बार घुमा फिरा के बताना पड़ेगा। स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड एम और के पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं इक्वेटर पे ले जाऊं, पोल पे ले जाऊं, कहीं पे भी ले जाऊं, स्प्रिंग मास सिस्टम वाली क्लॉक में कोई चेंजेस आएंगे। सुमिति कहाँ गई। स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिर अब आगे किया जाए। आज हम लोगों को एंगुलर एसएचएम स्टार्ट करना है ना। एंगुलर एसएचएम कहां पर होगा, एंगुलर एसएचएम कहां पर होगा। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा मत करो यार, एसएचएम समझाने पे फोकस करने दो, फिर मराठी समझने पे फोकस हो जाएगा। तो हम लोग देखो एंगुलर एसएचएम करने जा रहे हैं। विजयन सर बोल रहे थे उस दिन, वो परेशान हो गए, उन्हें लगा महाराष्ट्र दिवस है कुछ, तो इसलिए बच्चे मराठी बोल रहे हैं। उनको समझा ही नहीं प्रैंक तुम लोगों का। तो अब वो यहाँ पर एंगुलर एसएचएम की बात हम लोग क्या करेंगे। तो वो जैसे कि हमने कोई एक बॉडी ली और उसको यहाँ पे हिंज कर दिया ना, ये हिंज किया हुआ है, और वर्टिकल में इसको सस्पेंडेड किया है ना, वर्टिकल में। अब मैं इसको अगर एक साइड ले जाके छोड़ दूं तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट करेगा। समझ लो ना, कोई भी बॉडी को एक साथ ऐसे हिंज करके छोड़ दूं तो वो क्या होगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा ना। तो यहाँ पे ये थीटा लगातार बार बार चेंज होता है ना। मान लो बॉडी सिंपल लेता हूँ, एक रॉड ले लेता हूँ, उसको यहाँ हिंज किया। अब अगर मैं उसको ऐसे एक साइड ले जाके छोड़ दूं, थीटा एंगल, तो अब क्या होगा, वो बार बार यहाँ से इधर ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो थीटा का वेरिएशन आ रहा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बार इधर हो रहा है, फिर एक बार इधर हो रहा है ना। तो ऐसे एसएचएम को हम लोग एंगुलर एसएचएम बोलेंगे। एंगुलर एसएचएम में क्या होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा ना, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, और अगर वो प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के,
अगर ऐसा है तो वहां पे हम बोलेंगे कि लीनियर एंगुलर एसएचएम हो रहा है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ के आ जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा। तो जैसे लीनियर में के को बोलते थे एम ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर में एम की जगह आई आ जाएगा, के को बोलेंगे आई ओमेगा स्क्वायर। तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट के बाय आई। अब ओमेगा आ जाएगा तो हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई रूट आई बाई के। मतलब लीनियर में हम एफ इक्वल टू माइनस के एक्स प्रूव करने के बाद टाइम पीरियड के लिए क्या लगाते थे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। लेकिन यहाँ पर टॉर्क इक्वेशन प्रूव करेंगे, टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा। और ये आने के बाद के की वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करके ओमेगा निकालेंगे और इस फॉर्मूले में डाल देंगे। मतलब बस एम की जगह आई आ जाएगा ना। समझ आ रहा है बच्चों? एंगुलर एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स की जगह रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो यहां तक। अब देखो जैसे आपने लीनियर एसएचएम में देखा था, और ये ध्यान रखना ये ओमेगा क्या रहता है, इमेजनरी ओमेगा होता है ना। जैसे लीनियर में ओमेगा क्या रहता था, इमेजनरी ओमेगा, वैसे यहाँ पे भी ये इमेजनरी ओमेगा है। आए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और क्या लग रहा है तुझे आए मतलब क्या हो सकता है? तो अब देखो हम लोग यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि जैसे हमने लीनियर एसएचएम में देखा था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आता है, वैसे एंगुलर एसएचएम में क्या आएगा, टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा। फिर के को वहां पे हम इक्वेट करते थे एम ओमेगा स्क्वायर से, जहां पे ओमेगा क्या होता था, इमेजनरी पार्टिकल के लिए यूज करते थे ना, रियल पार्टिकल का इससे कोई रिलेशन नहीं था। वैसे यहाँ पे के को हम लोग आई ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, और ये ओमेगा भी क्या होगा, एंगुलर स्पीड ऑफ इमेजनरी पार्टिकल। फिर यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हो जाता था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। फिर जब एफ आता था तो एफ को मास से डिवाइड करके हम ए निकालते थे, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वैसे यहाँ पे हम दोनों साइड में अगर आई से डिवाइड करें, के की वैल्यू डाल दें आई ओमेगा स्क्वायर और आई को इधर ले आए, तो टॉर्क अपॉन में आई को क्या लिखोगे, एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। समझ आ रहा है बच्चों?
फिर जब हम इसको सॉल्व करते थे, ए को d2x/dt2 लिख के सॉल्व करते थे, तो x की वैल्यू आती थी a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका फेजर नहीं बनाना है ना, फेजर खालकर इसका नहीं बनाते, लीनियर से ही रिलेट करना पड़ेगा, इसको लीनियर से ही रिलेट करके करना पड़ता है ना, फेजर नहीं बनाएंगे इसका। और एंगुलर में क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। यहाँ पे थीटा नॉट क्या होगा, जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, मान लो एक रॉड ऑसिलेट कर रहा है ना, तो वो कोई एक साइड में कितना मैक्सिमम जा रहा है, वो थीटा नॉट है ना। थीटा नॉट को हम बोलेंगे एंगुलर एम्पलीट्यूड। ना सब कुछ जैसे लीनियर था वैसे रिलेट करके लिख देंगे। इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देते तो v आ जाता था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे अब देखो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रॉड जब चल रहा होगा ना, तो रॉड का कुछ एंगुलर स्पीड होगा ना, रॉड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो उसका कुछ एंगुलर स्पीड होगा ना, ये रियल वाला एंगुलर स्पीड है ना। कोई भी रोटेटिंग बॉडी है वो ऑसिलेट कर रही है तो उसका रियल ओमेगा होगा ना, उसके ओमेगा को हम लोग कुछ डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे ना, और उसको हम लोग ओम सिंबल से दिखा रहे हैं, क्योंकि ओमेगा ऑलरेडी यूज हो चुका है इमेजिनरी पार्टिकल में, तो इसको हम ओम सिंबल से दिखाएंगे ना। ये कितना आ जाएगा, थीटा नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है। ये हमारा क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। अरे पांडा, इधर देख, लीनियर एसएचएम में ओमेगा जो आता था वो क्या होता था, उसका ऑसिलेशन से कोई लेना देना होता था। लीनियर एसएचएम में इमेजिनरी तो बस उसको समझने के लिए यूज करते थे ना, एक्चुअल में तो लीनियर मोशन कर रहा है। वैसे यहाँ पर ये ओमेगा भी बस समझने के लिए, एक्चुअल में यहाँ पर जो ओमेगा है वो ये जो ऑसिलेट कर रहा होगा उसका ओमेगा होगा, जिसको हमने ओम सिंबल से दिखाया है। वो सब सेम रहेगा ना, t/4 जैसे उधर भी आता था इधर भी आएगा ना। ये हमारा एक्चुअल ओमेगा है ना जो यूज होगा, और ये वाला ओमेगा जो है इमेजिनरी वाला, वो केवल समझने के लिए। फेजर डायग्राम बना सकते हैं लीनियर से रिलेट करके, बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, लीनियर से रिलेट करके सॉल्व कर देते हैं, बट बना सकते हैं ना। फिर देखो, जैसे यहाँ पे हम कोई भी टाइम पे v की वैल्यू लिखते थे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे कोई भी टाइम पे एंगुलर स्पीड लिखेंगे ओमेगा थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर ने। जो जो लीनियर एसएचएम में देखा था सब कुछ वैसे ही रिलेट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ओम सिंबल बोलते हैं ना। ये ओम बोल रहे हैं, ये एंगुलर स्पीड है ना, जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी एंगुलर स्पीड है, और ये ओमेगा है।
श्रेयस तू बोल दे भाई, उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखेंगे ये ओम वाला, आगे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वाला चैप्टर देखेंगे, वहां पे देखेंगे ओमेगा बोलते हैं। एक कैपिटल ओमेगा, एक स्मॉल ओमेगा, कुछ भी यार। ठीक है, ये नोट हो गया। इसका फेजर का भी मैं आइडिया दे देता हूँ। फेजर इसका थोड़ा रियलिटी से अलग होगा। अच्छा ठीक है, बोलते होंगे श्रेयस, कोई उसकी जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए कभी मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस पर। बोलते होंगे उस। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसका फेजर डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो फेजर डायग्राम में हम लोग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होगा थीटा नॉट, उतने रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं ना। और जो भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, वो यहाँ पे देखो लीनियर मोशन तो कर नहीं रहा है, लेकिन समझने के लिए हम ऐसे सोचेंगे कि जिस जगह पे पहुंचा होगा जितने थीटा पे, वो हमें निकालना है। और उसका एक इमेजिनरी पार्टिकल बैठा देंगे और उसको ओमेगा से घुमा देंगे। अब कोई टाइम पे यहाँ पे आया इमेजिनरी, तो हम मानेंगे कि रियल पार्टिकल का ओमेगा थीटा कुछ ये है। थीटा नॉट तो इसका रेडियस है ना, और कोई टाइम पे ये जो वैल्यू आएगी वो उसका थीटा होगा। समझ लो ना, इस फेजर में एक्चुअल में बस थीटा निकालने के लिए हम ऐसा यूज कर रहे हैं ना। पार्टिकल लीनियर ऐसे चम कर नहीं रहा है ना, कि लीनियर ऐसे हम देख रहे हैं। कोई टाइम पे अगर ये ओमेगा टी घूम गया, तो ये एंगल ओमेगा टी आ जाएगा, ये थीटा नॉट है रेडियस इसका, तो ये वाली साइड हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी ना। ऐसे बस निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ? ये केवल समझने के लिए ऐसे बनाते हैं ना। पार्टिकल यहाँ ऐसे लीनियर ऐसे जम कर नहीं रहा है ना, बस हम इसको घुमा करके थीटा निकाल सकते हैं कोई भी टाइम पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंगुलर एसिस्टेम के एग्जांपल। ये नोट हो गया। अब देखो एंगुलर एसिस्टेम का एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। इसके हम तीन एग्जांपल देखेंगे। तो देखो इसमें हम तीन एग्जांपल देखेंगे। एक हम देखेंगे सिंपल एंगुलर एसिस्टेम का एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम भी हो सकता है। एक हम देखेंगे यहाँ पे कंपाउंड पेंडुलम।
या फिर उसका नाम फिजिकल पेंडुलम भी होता है। और एक तीसरा देखेंगे टॉर्सनल पेंडुलम। तो ऐसे हम 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं एंगुलर एसएचएम के। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल पेंडुलम स्टार्ट कर रहे हैं ना। सिंपल पेंडुलम को हम एक एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज हमने कोई एक पेंडुलम ले लिया है, एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल अटैच किया और उसको थोड़ा सा एक साइड ले जाकर के ऑसिलेट करा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आप अगर इस पॉइंट से सोचोगे तो ये स्ट्रिंग लगातार ऐसे जा रही होगी बार बार ना, तो उसका थीटा बार बार वैरी कर रहा होगा ना। कोई टाइम पे मान लो ये थीटा एंगल इधर आया हुआ है, तो वो कहीं इधर थीटा नॉट तक जाता होगा, फिर दूसरे साइड थीटा नॉट तक ना, बार बार ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। और कोई टाइम पे ये थीटा पर है ना। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ से जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, उसके अबाउट ये ऐसे एंगुलर ऐसे चिम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, ये इसका मीन पोजीशन था ना, जहां पे टॉर्क 0 है। अब अगर मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस किया तो मुझे क्या चाहिए, इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क चाहिए ना, इस एक्सिस के अबाउट ना, यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क चाहिए। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे को mg लग रहा होगा, ये एंगल थीटा आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ना। तो अगर mg को रिजॉल्व करूं तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा, और इधर को टेंशन लग रहा हो। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क देखूंगा तो किसकी वजह से टॉर्क आएगा, टी की वजह से आएगा, mg cos थीटा की वजह से आएगा, या mg sin थीटा की वजह से आएगा। बताओ बच्चों किसकी वजह से टॉर्क आएगा, mg sin थीटा की वजह से ना, क्योंकि टी तो इसी पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, mg cos थीटा भी इसी पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, तो इनके टॉर्क 0 हो जाएंगे ना, mg sin थीटा का आएगा। अगर इसकी लेंथ l है तो कितना आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। तो टॉर्क यहाँ पे आ रहा होगा mg sin थीटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। अब अगर यहाँ पे थीटा बहुत छोटा हो, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं ना। तो हम टॉर्क इक्वल टू लिख देंगे mgl इंटू थीटा। और ये टॉर्क कैसा है, जब ये इधर को गया है ना, पार्टिकल जब राइट को गया है तो टॉर्क इधर लग रहा है, लेफ्ट को लग रहा है ना, वापस लाना चाह रहा है, तो रीस्टोरिंग नेचर का इसलिए माइनस साइन। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना। तो अब टाइम पीरियड हम कितना बोलेंगे, 2 पाई अंडर रूट आई बाय के। अब एक पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट, यहां से जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट आए कितना आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का आए बताओ, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना, एक्सिस हमारा यहाँ पे स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ये पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे, हाँ ml स्क्वायर ना। समझो ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है हमारा एक्सिस और उससे l डिस्टेंस पे पार्टिकल है, तो सीधे mr स्क्वायर लगा देंगे अपॉन में के कितना है mgl। तो mm कट जाएगा, ll कट जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब सिंपल पेंडुलम को हम, चाहे आप लीनियर एसएचएम ले लो या एंगुलर एसएचएम, दोनों तरह से आप सोच सकते हो ना, सेम आंसर आएगा। समझ आ रहा है बच्चों, सिंपल पेंडुलम लीनियर एसएचएम का भी एग्जांपल है, एंगुलर एसएचएम का भी एग्जांपल है, बस थीटा शुड बी वेरी स्मॉल।
नोट करो इसे। थीटा अगर बड़ा होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिखा देता हूँ ना, 1 मिनट तो देख। मॉड्यूल में दिया हुआ है फॉर्मूला, जेई में नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं अदर एग्जाम्स के लिए। अदर मतलब बिट्स वगैरह हो गया, कोई कोई अदर एग्जाम्स, जैसे कोई ने अदर स्टेट का सीटी पीटी कुछ दिया तो सबके लिए लिखा दे। यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में। अगर थीटा लार्ज होगा, एम्पलीट्यूड अगर लार्ज है, तो वहां पे केवीपीवाई में भी नहीं है वो, तो टाइम पीरियड वहां पर आता है टी इक्वल टू बाय अंडर रूट एल बाय जी, और साथ में ब्रैकेट में 1 प्लस थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन 16, ये रहता है। जहाँ थीटा नॉट क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड है ना। बिट्स वगैरह में एक दो फॉर्मूले ऐसे आ सकते हैं, इसलिए लिखा दे रहा हूँ ना। रेयरली कुछ कुछ है, बहुत हल्का फुल्का है डिफरेंस। नोट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल्पेश, अभी पढ़ाने थे भाई, बिट्स की जानकारी लेके अभी क्या करेगा। कल्पेश को टाइम पास करने का बहुत मन करता है। सेकेंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम, या फिर उसको फिजिकल पेंडुलम भी बोलते हैं। तो ये कंपाउंड पेंडुलम या फिर फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, तो कोई भी बॉडी ले लो ना, कोई भी फिजिकल बॉडी, कोई भी बॉडी ले लो, उसको कहीं हिंज कर दो ना, और फिर एक साइड से ऐसे मूव कराओ तो वो ऑसिलेट करेगा ना, तो उसी को कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। बॉडी कोई भी हो सकती है ना, कोई भी कॉपी उठा के हिंज कर दो, कोई रॉड उठा के हिंज कर दो और ऑसिलेट करा दो ना। तो यहाँ पर मान लो हमने कोई एक ऐसे बॉडी ली आर्बिट शेप की और उसको यहाँ हिंज कर दिया ना, वर्टिकली सस्पेंड कर रखा है ना। तो जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो हमेशा देखोगे, हाँ कहीं पे भी हिंज कर दो ना, जब आप हिंज करोगे तो हमेशा शुरू में उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, हिंज के नीचे ना। शुरू में जब आप ऑसिलेट नहीं कराया है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा हिंज के नीचे आएगा ना। कोई भी बॉडी ले लो ना, मान लो मैं कोई ऐसे कॉपी ले लेता हूँ, उसको हिंज करता हूँ, तो वो भी ऐसे नीचे आएगा ना, उसका सेंटर ऑफ मास इस हिंज के नीचे आएगा। तो शुरू में इसका सेंटर ऑफ मास कहीं नीचे आ रहा होगा, ऐसे इसी लाइन पे यहाँ कहीं आ रहा है ना। यहाँ पे सी बोल देते हैं ना, सी सेंटर ऑफ मास है, और हिंज को ओ बोल देते हैं, और सी से ओ तक की डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं डी है ना। अब अगर मैं इस बॉडी को कुछ थीटा रोटेट करूं ना, इधर को कुछ थीटा रोटेट करूं, तो क्या होगा, ये बॉडी कुछ ऐसे आ जाएगी, ओ यहाँ पर है, और अब ओसी वाली लाइन थीटा रोटेट होके कहीं यहाँ आ चुकी होगी ना। पहले सी इधर था ना, अब सी डैश पे आ चुका है,
थीटा घुमा दिया है ना, कोई भी हिंज बॉडी को ऐसे ले गए, सेंटर इधर आ गया ना, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझो, हिंज एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो आप कैसे निकाल सकते हो, नया जो वेट होगा वो सी डैश पे लग रहा होगा ना, तो अब आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो, ये एंगल थीटा होगा तो इधर को आ रहा होगा एम जी कॉस थीटा, और इधर आ रहा होगा एम जी साइन थीटा। तो हिंज के अबाउट जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, एम जी कॉस थीटा की वजह से या एम जी साइन थीटा की वजह से? साइन की वजह से लगेगा ना, कॉस तो और उसको इस लाइन पे लॉन्ग पुल कर रहा होगा, उससे कुछ नहीं होगा, रोटेट नहीं करेगा ना, एम जी साइन थीटा, और ये डिस्टेंस डी है, तो टॉर्क कितना लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क एम जी साइन थीटा इंटू डी, जिसको हम लोग, इसको कैपिटल एम लिखा है ना। अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज, क्या हो गया, एक मिनट, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा एम जी टी इंटू थीटा। और ये क्या है, थीटा के अपोजिट है ना, जब हम इधर को थीटा ले गए तो टॉर्क अपोजिट में ला रहा है, रीस्टोरिंग नेचर का है। तो इससे हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी टी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना, कोई भी अगर हम बॉडी को, और आई कहाँ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज ना, जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है उसी एक्सिस के अबाउट आई निकालेंगे ना। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू हिंज। समझ आ रहा है ना, जब हम इसको ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं तो ये एक्सिस है ना, इसके अबाउट पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है, समझो ऐसे एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग आई निकालेंगे। स्क्रीन पे वो पॉइंट दिख रहा है ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक्सिस आ रहा होगा। अभी रजत रुक जा भाई, या तो बाद में ही देख लेना, अब सब फिर सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे ओ से जो एक्सिस पास हो रहा होगा परपेंडिकुलर टू स्क्रीन होगा ना, वो एक्सिस है। ये फॉर्मूला याद रखना है ना, कोई भी बॉडी का को हिंज करके ओसिलेट करा देंगे तो टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी फॉर्मूला लगा दोगे। रजत अब वो रिकॉर्डिंग देख लेना यार, अभी मुझे पढ़ाने दो, टाइम भी थोड़ा कम बचा है। नोट होने के बाद बोल देना। अबे आज तो डाउट में 1 घंटा निकल गया ना भाई, टाइम पास नहीं किया, लेकिन टाइम मिला भी कहाँ। रजत ले ले भाई फोटो, आयुष इतना बोल रहा है तो दिखाई देता हूँ, फोटो ले ले जल्दी। कुंबर नाराज हो रहा है। हो गया रजत?
कैमरा नहीं आ रहा सही। एक को तो सही दिख रहा है यार। ठीक है, अब अगला करते हैं ना आगे। तो आप देखो, जैसे आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि मान लो हमने एक रॉड लिया और उसको एक एंड पे हिंज कर दिया। रॉड का मास m है, लेंथ l है, और उसको फिर हल्का सा थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है ना। कोई भी बॉडी, कोई भी फिजिकल बॉडी को ऐसे हिंज करा करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, करो खुद से एक बार ट्राई। ना हम लोग देखो किस फॉर्मूले में डालेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय mgd ना, इसमें डालेंगे। आई कितना होगा, हिंज पे, ये एंड पे हिंज है ना, तो एंड के अबाउट आई निकालेंगे। रॉड का एंड के अबाउट आई कितना आता है, ml²/3। डी कितना लेंगे, डी क्या होता है, हिंज और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ना। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा ना। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, l/2। अब ये दोनों वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, आई मतलब ml²/3 अपॉन में mgd, डी मतलब l/2। तो ये आ जाएगा 2 पाई√2l/3g। ठीक है बच्चों, समझ लो। कोई भी बॉडी को हिंज करेंगे तो हिंज के अबाउट आई निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास से हिंज की डिस्टेंस निकालेंगे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नोट हो जाए तो बोल देना। हाँ चवन, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की हिंज से लेना है। डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की हिंज से लेना है। एक और कर लो भाई, कल्पेश के ऑन डिमांड पर। मान लो एक हमने डिस्क लिया और उसको उसके यहाँ पर हिंज कर दिया है ना, पेरीफेरी पर हिंज कर दिया है ना, उसका रेडियस आर है। और फिर इसको एक साइड ले जाके छोड़ दिया ना, तब वो ऑसिलेट करेगा ऐसे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। ये डिस्क लिया है ना, और जो ना कोई डिस्क लिया हुआ है, उसको एक पेरीफेरी पे हिंज किया, फिर ऐसे ऑसिलेट करा दिया है। श्रेयस आराम से यार, जल्दीबाजी कर रहे थे। पहले हिंज के अबाउट आई निकालो। सेंटर के अबाउट हमें पता है आई कितना होता है डिस्क का। सेंटर के अबाउट हमें पता है, आईसीएम पता है, ½ mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए।
तो आई आ जाएगा ICM प्लस MD स्क्वायर, तो 3/2 MR स्क्वायर। और D कितना है, सेंटर ऑफ मास से हिंज की डिस्टेंस कितनी है, R। तो अब इसमें डाल देंगे T इक्वल टू 2π√I/mgd। ठीक है, समझो फिजिकल पेंडुलम एकदम आसान होता है ना, कोई भी टाइम पीरियड निकालना होगा तो बस फॉर्मूला याद रखो 2π√I/mgd। नोट कर लो इसको। अब देखो फिजिकल पेंडुलम में थोड़ा सा हमें और पढ़ना है, नहीं पांडा, अब कुछ और थोड़े से कॉन्सेप्ट है वो और देख लेते हैं। क्योंकि हमने ये देख लिया कि कोई भी अगर फिजिकल पेंडुलम है उसको हमने कहीं हिंज किया है ऊपर ना, तो उसका टाइम पीरियड आ गया 2π√I/mgd ना। सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे C पर है ना। अगर हम मान लेते हैं कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास कुछ K है ना, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट I कितना बोल सकता हूँ, mk² बोल सकता हूँ। अगर किसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो उस एक्सिस के अबाउट I आ जाएगा। तो अब हिंज के अबाउट I कैसे निकालूंगा, ICM प्लस MD², तो आ जाएगा mk² प्लस MD²। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, नहीं ये ऐसे आ जाएगा ना, m कॉमन होके कट जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। d को यहाँ पर एक बार k के नीचे ले लिया और एक बार d के नीचे ले लिया ना। तो अगर मैं k²/d प्लस d को कुछ मान लू L इफेक्टिव, तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ आ गया 2π√L इफेक्टिव/g। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फिजिकल पेंडुलम के लिए अगर हम उसको सिंपल पेंडुलम बना के सोचें तो L इफेक्टिव क्या लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का है ना, समझो ये फॉर्मूला हमारा सिंपल पेंडुलम का है। तो अगर कोई भी फिजिकल बॉडी के लिए L इफेक्टिव पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकालोगे ना, L इफेक्टिव इक्वल टू k²/d प्लस d। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज और पूछते हैं कि अगर d की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा ना। सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे हिंज कर रहे हो वो डिसाइड करेगा टाइम पीरियड कितना है। यहाँ पे d की वैल्यू अगर चेंज होगी, d चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि किस d, ये d और t के साथ क्या रिलेशन है, कोई मैक्सिमम मिनिमा जैसे यहाँ रिलेशन आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो जब d चेंज होगा तो L इफेक्टिव चेंज होगा। अब यहाँ पे सोचो अगर d टेंडिंग टू 0 हो जाए, अगर d टेंडिंग टू 0 हो तो क्या होगा, ये अगर टर्म टेंडिंग टू 0 होगा तो ये टर्म टेंडिंग टू इनफाइनाइट आ जाएगा ना, ये तो 0 रहेगा। तो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा,
तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और अगर डी की वैल्यू बहुत बड़ी हो ना, अगर यहाँ पर डी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर यहाँ नीचे इनफाइनाइट डालोगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये टर्म इनफाइनाइट आ जाएगा ना, ये टर्म तो जीरो हो गया लेकिन ये टर्म है ना इनफाइनाइट, तो फिर से एल इफेक्टिव क्या आ रहा है, तो फिर से टाइम पीरियड टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे देख लो, जब डी को जीरो रख रहे हैं तो भी इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट रख रहे हैं तो भी इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट से आना है ग्राफ और वापस इनफाइनाइट को जाना है। अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड का ग्राफ बनाऊं विद डिस्टेंस डी, तो डी के एकदम जब क्लोज हो गए, डी टेंडिंग टू जीरो है, तो ये इनफाइनाइट है, और वापस जब ये इनफाइनाइट जाएगा तो फिर ये इनफाइनाइट चला गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ आता है, इनफाइनाइट से आया और इनफाइनाइट को गया। हाइपरबोला टाइप है, हाइपरबोला नहीं है ना। तो यहाँ पे मिनिमा का केस आता है ना, एक जगह कोई डी आएगा, कोई एक डी पे टाइम पीरियड यहाँ मिनिमा हो रहा होगा ना। तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई किस डी पे ये टाइम पीरियड मिनिमा है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले ये नोट कर लो फिर देखते हैं ना, इतना पहले नोट करो। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड का मिनिमा चाहिए, तो मुझे ये एल का भी मिनिमा चाहिए ना। एल का मिनिमा कब आएगा, ये डी का फंक्शन है ना, एल जो है वो डी का फंक्शन है, तो डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा ना। आपको अगर इसका मिनिमा चाहिए तो डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करो, मैक्सिमम मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, एल इफेक्टिव इक्वल टू है के स्क्वायर बाई डी प्लस डी। तो हम इसको एल को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी ना, डी का फंक्शन है वो। के स्क्वायर तो बाहर जाएगा, वन बाई डी का डिफरेंशिएशन वन बाई डी स्क्वायर आएगा, और केवल डी का वन आएगा, और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा वन इक्वल टू के स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो डी इक्वल टू आ जाएगा के ना। मतलब मिनिमम टाइम पीरियड के लिए कितनी दूरी पे हिंज करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए सेंटर ऑफ मास से के डिस्टेंस पे आपको हिंज करना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है बच्चों। और टाइम पीरियड की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, पहले एल इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। एल इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर अपॉन डी, डी को के लिख देंगे ना, और फिर से डी को के लिख देंगे, तो के प्लस के टू के, ये मिनिमम लेंथ है ना, तो इससे टाइम पीरियड आ जाएगा। मिनिमम टाइम पीरियड फिजिकल पेंडुलम का होता है 2 पाई अंडर रूट 2k बाय जी। तो फिजिकल पेंडुलम में हम लोग को इतना ही करना था ना, ये सब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, मिनिमम टाइम पीरियड बताओ,
एल इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू बताओ, फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का तरीका, ये सब चीजें। ये टाइम पीरियड का मिनिमम का फॉर्मूला याद रखना है, किस डिस्टेंस पे मिनिमम होता है वो याद रखना है। ये ग्राफ याद रखना है ना, ये ग्राफ और ये फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट I/mgd, 4 चीजें याद रखनी है आपको। ये एल इफेक्टिव भी याद रखना है ना, क्योंकि वो कई बार सिंपल पेंडुलम के हिसाब से एल पूछा जाएगा, ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। यार फॉर्मूले की कॉपी में लिख लेना प्रथम, फॉर्मूले की कॉपी में लिख लो। हाँ कुंबर, इन शॉर्ट सब याद रखना है। ये मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, देखो ये बड़ा बड़ा लिखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट COM। ठीक है, ठीक है, कर दूंगा PDF सेंड। अब बस थोड़ा सा बचा है इसमें, टॉर्सनल पेंडुलम, वो करा लेने दो बस, फिर देखते हैं क्या हो। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं टॉर्सनल पेंडुलम। यार आज तो पढ़ाई नहीं पाया हूँ भाई, डाउट ही डिस्कस करता रहा, ऐसे मत करो तुम लोग, डेली डेली करोगे तो कोर्स कब खत्म होगा। जल्दी लिखो। अबे कुंभर, टाइम भी तो दिया था भाई। होमवर्क ज्यादा दिया तो टाइम भी तो दे दिया साथ में। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अब लास्ट एक और पेंडुलम हमें देखना है, टॉर्सनल पेंडुलम। देखो अब टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, कोई आप वायर ले लो ना, एक वायर ले लो और उससे कोई भी बॉडी अटैच कर दो ना, जैसे मान लो, वीडियो भी सही आ रहा है ना, मान लो ये पेन को एक वायर इमेजिन करो और इससे नीचे मैंने ये कोई डिस्क अटैच कर दिया ना, और अब अगर मैं देखो ये ऊपर वाला एंड फिक्स है और डिस्क को घुमाऊंगा तो क्या होगा, वायर ट्विस्ट हो जाएगी ना, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये वायर ट्विस्ट हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, कोई मैंने एक डिस्क ले लिया है ना, जो वायर से अटैच है, इस पे मान लो कोई लाइन अभी मैंने ले ली, वो से एक के लिए एक लाइन ली है, फिर इसको मैंने थीटा एंगल से घुमाया, थीटा एंगल से घुमाऊंगा घुमाऊंगा तो ए वाला पॉइंट A डैश पे आ गया, और वायर कितना ट्विस्ट हो गया, ये वायर ट्विस्ट हो गया थीटा एंगल से ना। कोई भी वायर को अगर आप थीटा एंगल से ऐसे ट्विस्ट कर दोगे मेटल की वायर को, तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है ना। कोई भी वायर को अगर आप थीटा एंगल से ऐसे ट्विस्ट करोगे ना, तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो ये जो टॉर्क होगा ये प्रोपोर्शनल टू थीटा आएगा ना, जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ज्यादा अपोजिट में टॉर्क लगेगा, और जैसे ही आप छोड़ोगे ये वापस भागेगा ना, समझो यहाँ पे जैसे छोड़ोगे वापस आएगा। तो यहाँ पे ये जो टॉर्क होगा वो थीटा के अपोजिट लग रहा होगा। फिर यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, टॉर्क इक्वल टू -k इंटू थीटा। के को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट।
के को टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो के अगर आ जाएगा तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाय के। जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए कि एक ये वायर थी और डिस्क अटैच किया है, आई कितना हो जाएगा, ये डिस्क किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये जो वायर से एक्सिस पास हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। तो डिस्क के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डिस्क है वायर से अटैच है और उसको हमने रोटेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम आई कितना बोलेंगे, ये डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो आई को कितना बोलोगे, हाफ एम आर स्क्वायर। और अगर आपको क्वेश्चन में टॉर्सनल कांस्टेंट के दिया है तो फिर ये दोनों वैल्यू डाल के आप टाइम पीरियड बता सकते हो, 2 पाई अंडर रूट हाफ एम आर स्क्वायर बाई के ना। क्वेश्चन में दिया रहेगा ना आई की वैल्यू, आई तो निकालना रहेगा, के दिया रहेगा, तो इतना ही रहता है टॉर्सनल पेंडुलम में। जहां वायर में ट्विस्टिंग होती है वहां पे ये यूज करते हैं। हाँ उसका आई निकालना है ना, जब वायर में ऐसे डिस्क अटैच करके ट्विस्ट किया, छोड़ेंगे तो वो बार बार ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा होता है टॉर्सनल पेंडुलम। तो हमारा फिजिकल पेंडुलम के बारे में कंप्लीट हो गया है। अब हमको इस चैप्टर में दो चीजें और पढ़नी है, एक सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम और दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशन ना। अभी दो चीजें हैं, दोनों छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं। अब हमें अब नेक्स्ट जो पढ़ना रह गया है, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। अरे नहीं बच्चों, 45 मिनट ही तो पढ़ा पाया हूँ, 1 घंटे डाउट में गया है यार। कोर्स पीछे हो जाएगा, तुम लोग समझते नहीं हो, फिर मुझे एक्स्ट्रा क्लास बुलानी पड़ेगी, तुम लोग भी परेशान होंगे, मैं भी होऊंगा। अबे आज क्या है, आज तो तुम लोग रोज ही बोलते हो कि नहीं जाने दो आज। अरे कहाँ एक्स्ट्रा क्लास मिल गए भाई, 4 क्लास पहले भी थी वीक में, अभी भी 4 क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास कहाँ मिली। इस वीक बोर्ड लेक्चर नहीं है तो वो तो हॉलीडे वाले दिन बोर्ड लेक्चर नहीं है ना, मेरी क्लासेस तो उतनी मिली, मुझे तो 4 ही मिल पाई ना यार। अबे पार्थ पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन करते हो तुम लोग। ठीक है आज मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी नहीं छोड़ूंगा, कोई मुझे बोलेगा नहीं जल्दी छोड़ने के लिए। आज का ये मेरा एहसान ध्यान रखना सभी लोग, और आगे से मैं पूरा पढ़ाऊंगा, 5 मिनट ज्यादा भी लूँ तो चलना चाहिए। थैंक यू प्रथम, थैंक यू। चमन जाने दे यार, वो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है ना, 10 मिनट में खत्म नहीं होगा, बीच में अटक जाएगा मामला, इसलिए ही छोड़ रहा हूँ। यार एंगुलर एसएचएम पे 1 2 क्वेश्चन करना था, हाँ वो कर सकते हैं, 10 मिनट, रुको रुको। एंगुलर एसएचएम पे क्वेश्चन यार, चलो मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ये ट्राई कर लेना ना, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना है। एस, अभी देखो हमने एंगुलर एसएचएम देखा ना, अब एंगुलर और लीनियर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखना है। ये क्वेश्चन नोट करो सभी। मान लो एक स्फीयर है और उससे एक हमने स्प्रिंग अटैच कर दिया,
और ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ये सेंटर पे हिंज है ना, सेंटर के बाद घूम सकता है। ये सफिशियंट रफ है सो दैट कोई यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे रोटेट करके आगे डिस्प्लेस कर दिया है, फिर छोड़ दिया है ना, तो ये यहाँ पे रोल करता हुआ ऐसे चम कर रहा है ना, थोड़ा सा घुमा करके आगे छोड़ा है ना, घुमाने से वो आगे गया है, फिर छोड़ दिया, तो वो बार बार ऐसे घूमते हुए आगे पीछे ऐसे चिम कर रहा होगा। ये सॉलिड स्फीयर है, मास एम है, रेडियस आर है, तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है ना। प्योर रोलिंग हो रही है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है ना। क्वेश्चन सबको समझ आया क्या? तो ये अभी करना चाहोगे या फिर घर से ट्राई करना है तुम्हें? प्रिपरेटरी लीव तो बताता हूँ, पहले ये वीक कंप्लीट हो जाने दो। हाँ, इस वीक में तो टेस्ट होगा ना भैया, ये तो वीक 2 तारीख तक खत्म हो जाएगा ना। इस वीक में टेस्ट होगा, अगले वीक में टेस्ट नहीं होगा। तभी तो बात बोल रहा हूँ ना, अगर ये इस वीक में एसएचएम का टेस्ट नहीं लूंगा तो वो पेंडिंग रह जाएगा ना। एमटी तो अगले वीक है भाई, इस वीक में फिर क्या करोगे? हमें टेस्ट देने से फायदा रहता है यार, पढ़ाई हो जाती है। फिर एसएचएम कंप्लीट नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर इस वीक में दे दे रहा हूँ छुट्टी। इस वीक छुट्टी दे रहा हूँ बड़े मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ना। और होमवर्क नोट कर लो, अब 1 मिनट होमवर्क नोट करो। होमवर्क में होमवर्क में इलुस्ट्रेशन 17 से लेकर के इलुस्ट्रेशन 23 तक, और इंटेक्स एक्सरसाइज 4। थैंक यू प्रथम, थैंक यू। अब होमवर्क नोट कर लो। इंटेक्स एक्सरसाइज 4 कंप्लीट। यार आज जो पढ़ा है फिर वो कराना जरूरी है होमवर्क। हाँ ठीक है, बस इतना ही दे रहा हूँ फिर। बस इंटेक्स एक्सरसाइज 4 और 17 से 23 तक। एक्सरसाइज 1 से नहीं दे रहा हूँ फिर। कर लो ये कंप्लीट। प्रिपरेटरी लिप मिल जाएगा यार, 3-4 दिन का मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं।
यार ये क्लोज कहाँ से होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है।